हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पोएट्री सेक्शन में मौजूद जो 10 पोएम्स है उनमें से एक पोएम एन एपिटाफ हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसका इन डिटेल हम लोग अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट पोएम को आज हम लोग श्री गणेश करते हैं। आप मेरे साथ बने रहें और इसे समझें। दोस्तों, म्यूजिक आनंद का स्रोत होता है। हमारे एंग्जाइटी, हमारे अनवांटेड फीलिंग, मेलनकोलिक स्टेज या अननेसेसरी वरीनेस को बदलकर, को हटाकर एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति देती है। दोस्तों, आज हम लोग म्यूजिक से ही संबंधित एक कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं सॉन्ग मीन्स तो आप जानते हैं गीत। माई सेल्फ, माई मतलब मेरा, सेल्फ मतलब स्वयं, यानी स्वयं का गीत मीन्स आत्मगीत, आत्मगान। दोस्तों, यह लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले कविता को स्टार्ट करने के पहले हम लोग वाल्ट विटमैन के बारे में जान लेते हैं। वाल्ट विटमैन को द फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री कहा जाता है, यानी अमेरिकन पोएट्री का पिता, फादर वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। दोस्तों, अब समझ लीजिए कि वाल्ट विटमैन का पर्सनालिटी क्या होगा। इसके विषय में अगर जानना चाहते हैं या जानने के प्रति आतुर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाल्ट विटमैन 1892, यानी वाल्ट विटमैन का लाइफ स्पान है ये, अर्थात इनका जन्म 1819 में हुआ था और मृत्यु 1892 में हुआ था। अब इसे एपिथेट जो है एक प्राप्त है द पीपुल्स पोइट का। जैसे हम लोग एन एपिटाफ जो कविता था उसमें बात किए थे कि वाल्टर डेलामेयर को चिल्ड्रंस पोइट कहा जाता है, उसी तरह वाल्ट विटमैन को द पीपुल्स पोइट कहा जाता है, यानी जनताओं का कवि, लोगों का कवि। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसे हु इज रिगार्डेड एज द पीपुल्स पोइट। तो 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन का चयन आपको करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट, इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। अब वाल्ट विटमैन जाने जाते हैं इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्शन के लिए, यानी साहित्यिक, वे एक ऐसा साहित्यिक शख्स थे जो अपने विचारधाराओं को निर्बाध रूप से, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वच्छंदता पूर्वक वो
लोगों के सामने अभिव्यक्त कर दिया करते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, और उसके जैसा शख्स अभी तक अमेरिका की धरती पर उत्पन्न नहीं हुआ है। अब समझ जाइए कितना ग्रेट और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी था उनका। वो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट को, व्यक्तिगत सोच को, व्यक्तिगत विचारधारा को, व्यक्तिगत सेंटिमेंट्स को वो दूसरों के सामने बेवाक प्रस्तुत कर देते थे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया इंडिविजुअलिस्टिक, अर्थात वह इतना इंडिविजुअलिस्टिक था, अमेरिका के साहित्य में वो ऐसा शख्स था, वैसा शख्स अभी तक अमेरिका की भूमि प्रोड्यूस नहीं की है। अब नेक्स्ट लाइन, ही बिगन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। अब इसके विषय में कहा जा रहा है, प्रोफेशंस के बारे में कहा गया है कि वह सर्वप्रथम कारपेंट्री का वर्क करने लगा। कारपेंट्री मीन्स अब मंचलिक साधन की अनुपलब्धता होगी, इसीलिए वे 12 वर्ष के पहले से ही कारपेंटर का काम किया करते थे, अर्थात बढ़ई का काम किया करते थे। नेक्स्ट, ही आल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर। वह सिर्फ कारपेंट्री ही नहीं बल्कि वे एक प्रिंटर मीन्स मुद्रक के रूप में भी कार्य किए, टीचर के रूप में भी कार्य किए, एडिटर संपादक के रूप में भी कार्य किए, एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। और अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था उसमें ये वॉलेंटियर नर्स का काम किए थे। अब देखिए सिविल वार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सिविल वार जो है अमेरिका में हुआ था 1861 में और 1865 तक चला था, अर्थात 4 वर्षों तक सिविल वार अमेरिका में चला था। और यह बहुत ही ब्लडिएस्ट वार था, बहुत ही हॉरिबल वार था, युद्ध था जो 2 गुटों के बीच लड़ा जा रहा था। एक तो नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स और एक साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स के बीच लड़ा जा रहा था। अब देखिए मुद्दा था कि नॉर्दर्न जो यूनाइटेड स्टेट्स था वह यूनियन के पक्ष में था, यूनियन के प्रति वफादार था, लेकिन साउदर्न जो यूनाइटेड स्टेट्स था वह यूनियन के प्रति डिसलॉयल था, वफादार नहीं था। वह उनसे अलग होकर के, सिसीड होकर के, सेपरेट होकर के एक अलग ही कॉन्फेडरेसी बनाया। अब ये बात हुई। सिविल वार का मेन कारण था लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी, किसके ऊपर? तो द इंस्लेवमेंट ऑफ ब्लैक पीपल, अर्थात ब्लैक पीपल जो कि स्लेवरी में थे, इंस्लेवमेंट के कंडीशन में थे, और उस पर जो लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी हुआ उसके वजह से ये सिविल वार हुआ। और यह इतना ब्लडिएस्ट था कि इसमें लगभग 6,20,000 आदमी मारे गए। तो यहाँ पर ये जो थे वॉलेंटियर नर्स के रूप में कार्य किए। अब वॉलेंटियर नर्स वो उस वक्त तो बूढ़े थे, बूढ़े होने के कारण भी वह ऐच्छिक रूप से बैटलफील्ड जा कर के और सोल्जर्स का वुंड्स को ड्रेसअप करते थे। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं।
Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme. अब देखिए विटमेंस का पोएट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जितने भी वो पोएम्स लिखे सभी पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास में संकलित किए। लीव्स ऑफ ग्रास यह एक पोएट्री कलेक्शन है। अब ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है उनका प्रमुख कृति वे जाने जाते हैं फ्री रिदम्स के लिए और लेक ऑफ राइम के लिए। अर्थात उनका सभी कविताओं में अगर देखा जाए सभी कविताओं में सुर ताल नहीं है, यानी सुर ताल के बिना है और उसमें तुकबंदी का भी अभाव है। Whitman first published it at his own expense in 1855. सर्वप्रथम विटमैन 1855 ईस्वी में अपने खर्च पर इस लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश करवाया था। जिस वक्त पब्लिश करवाया गया लीव्स ऑफ ग्रास उस वक्त उसमें 12 पोम्स था, मात्र 12 पोम्स था, लेकिन अभी तो 400 प्लस है। 400 प्लस है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किए, वो अपने खर्च पर जो है 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास का पब्लिश करवाया। हाउएवर किंतु द फ्री फॉर्म ऑफ द पोम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। अब देखिए सबसे पहले उनका जो पोम्स था वो फ्री था, अर्थात उसमें ना तो रिदम्स था और ना ही राइमिंग स्कीम्स को फॉलो करते थे। एक तो उनमें ये था। दूसरी बात कि उनके कविताओं में व्यक्तिगत यानी लोगों के व्यक्तिगत भावनाओं के महत्व को आनंदमयी समर्पित करके लिखा गया था। इसलिए ये सर्वप्रथम लोगों के द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोम्स कॉस्ट हिज जॉब एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सिन। अब देखिए वास्तव में क्या हुआ कि पोम्स के कलेक्शन उनका जो था उसके कारण वो जो पब्लिश करवाए थे लीव्स ऑफ ग्रास, उसके कारण उसे जॉब से हाथ धोना पड़ा, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके कविताओं को ऑब्सीन मतलब फूहर, भद्दा या घृणित या अश्लील कहा जाने लगा, जिसके कारण उनके जो मास्टर थे जिसके अंडर में वे कार्य करते थे को निकाल दिए। अब इन 1881 अब 1881 ईस्वी में आफ्टर मेनी एडिशंस, अब देखिए लीव्स ऑफ ग्रास है, उनमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह है। अब वह जो संग्रह है वो बहुतों बार एडिट किया गया, पब्लिश किया गया। तो बहुत संस्करण के बाद लीव्स ऑफ ग्रास finally found a publisher willing to print it uncensored. अब बहुत एडिशंस इसका आया, बहुत एडिशन इसमें हुआ लीव्स ऑफ ग्रास में। फाइनली अंत में जो है एक पब्लिशर, एक प्रकाशक जो है वह इच्छुक हुआ उनकी कविताओं को पब्लिश करने के लिए, लेकिन शर्त था अनसेंसर्ड, अपरीक्षित ढंग से। कहने का मतलब अनएडिटेड, अर्थात जो उनके पोम्स में लिखित जो वर्ड्स है ज्यों का त्यों जो है जनताओं के सामने प्रस्तुत कर देना। अब मतलब अनएडिटेड, उसमें कोई काट छांट नहीं किया गया। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वेयर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। अब इनका जो ट्रांसलेशन किया गया, इनकी कविताओं का जो ट्रांसलेशन था वो पूरे जोशो उमंग के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे उत्साह के साथ
यूरोप के कंट्रीज में इसे स्वीकार किया गया, पढ़ा गया, इसे सराहा गया, बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड। लेकिन अपेक्षाकृत वे अमेरिका में अनएप्रिसिएटेड रहे, मीन्स उसे एप्रिसिएशन अमेरिका में अब भी नहीं मिला, अप्रशंसनीय रहा अमेरिका में। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के बाद, दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब इसे कद्र किया जाता है अमेरिका में, तब इसे प्रशंसनीय माना जाता है। क्यों माना जाता है? जब इनके पोम्स को जनताओं ने सराहा, लोगों ने इसके हिडन फैक्ट्स को जाना, कंसील्ड जो इमेजिनेशंस था उनका, उसको जब जाना, तब इसे सराहना मिला, कद्र मिला। अब देखिए एक और रीजन, फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के बारे में उनका जो ओरिजिनल, मौलिक और इनोवेटिव मीन्स नवीन या अभिनव जो अभिव्यक्ति था, उसके लिए उसे एप्रिसिएशन मिला, लेकिन मृत्यु के बाद मिला। मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए, बहुत सारे ऐसे पीपुल हुए, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल इम्प्रेसिव पर्सनालिटीज हुए, जिनको उपलब्धि उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ, मिला। एक तो हो गया आपका वाल्ट विटमैन, एक गैलीलियो जिसे हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, इसे भी उपलब्धि मृत्यु के बाद ही मिला या इसको सराहा गया, इसका अप्रिसिएशन हुआ। जैसे आप मेंडल को लीजिए, ग्रेगरी जॉन मेंडल, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इसे भी मृत्यु के बाद अप्रिसिएशन मिला। जैसे एलन पॉय को लीजिए, एलन पॉय जो है एक पोइट था, इसे भी मृत्यु के बाद प्रसिद्धि मिली, उपलब्धि मिली, सराहना मिला। उसके बाद एमिली डिकिंसन को लीजिए, एमिली डिकिंसन एक पोइटेस, इसे भी मृत्यु के उपरांत एप्रिसिएशन मिला, उपलब्धि मिला या प्रसिद्धि जो है पाई। और ये मर तो गए लेकिन इमोर्टल हो गए। जैसे हम लोग क्लास 10th में जब थे तो एक पोम पढ़े थे जॉर्ज हर्बर्ट का वर्चू, और वर्चू के लास्ट स्टांजा में वे बात करते हैं कि जो ग्रेट सोल होता है, जो वर्चुअस सोल होता है, वह सीजन्ड टिम्बर की तरह होता है, सूखी हुई लकड़ी की तरह होता है, जिस पर सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे वो समर सीजन हो या विंटर सीजन हो या रेनी सीजन हो या ऑटम सीजन हो, कोई भी सीजन का प्रभाव उस सूखी हुई लकड़ी पर नहीं पड़ता है। उसी तरह जो ग्रेट पर्सनालिटी है, जो ग्रेट या कह सकते हैं स्वीट या कह सकते हैं वर्चुअस सोल है, वह हमेशा रहने वाला होता है, उस पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दुनिया समाप्त हो जाएगा, वह कोल में परिवर्तित हो जाएगा, कोयला में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो वर्चुअस सोल है वह समाप्त, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होने वाला है। और साथ में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वयं भगवान यहाँ पुष्प विमान से उसे यहाँ से लेकर के अपने लोक में जाते हैं। और
उसे अपने हृदय से लगा करके अंततः उसे अपने में मिला लेते हैं, स्वयं अपने में, और उसे लिबरेशन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये ऐसे ही पर्सनालिटी हैं वाल्ट विटमैन, जिन्होंने मृत्यु के बाद प्रसिद्धि पाई, और यह प्रसिद्धि तब तक मौजूद रहेगा जब तक यह पृथ्वी है। अब हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स 1866। अब इनका जो वर्क्स है वो मेन तो आपका हो गया लीव्स ऑफ ग्रास, जिसका पब्लिकेशन 1855 में हुआ था। एक और है ड्रम टैप्स, जिसका पब्लिकेशन 1866 में हुआ था। अब देखिए, कुछ ऐसा पोम्स है जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, वाल्ट विटमैन का पोम, जैसे आपका फेसिज, माय लास्ट इन्वोकेशन, आपका आउट ऑफ द क्रेडल, endlessly rocking। उसके बाद आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक एनिमल्स। तो दोस्तों, ये रहा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोइट वाल्ट विटमैन का विवरणी। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और बात करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कंसिडरेबल है, पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।